So hello everyone, welcome back to this amazing platform and amazing series which is called Topic Mania। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। आप लोग देख ही रहे होंगे और ये इसलिए अमेजिंग टॉपिक बन चुका है क्योंकि आने वाले प्रीवियस कुछ सालों से ये जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस टॉपिक के, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे तो आपको सवाल नहीं ही छोड़ के आना है। टॉपिक बहुत ही इजी है और हम लास्ट में थियरी पढ़ने के बाद इसी वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनफैक्ट 2024 में आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए एक सस्ते से टॉपिक को और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेनिया में आज एरोमेटिसिटी। तो देखिए, एरोमेटिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बाकी अपने जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा, या मैं अगर कहूँ कि एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें। एरोमेटिसिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं चेक करने के, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस को कोई भी मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाता है और वो हाईली स्टेबल हो जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग किसी रिएक्शन में बना रहे हैं और वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जा रहा है, वो रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस होता है। और ऐसे एरोमेटिसिटी से ही मिलते जुलते कुछ इसके भाई हैं, जैसे नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड्स भी ऐसे सवाल में आते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, हाउ मेनी ऑफ देम आर एंटी एरोमेटिक एंड समथिंग लाइक दैट। पहले टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल ऐसे भी आ जाता है जो इस एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशंस से जुड़े होते हैं, एप्लीकेशंस के बेसिस पे उनका जवाब दिया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ये सबसे पहली कंडीशन है जिसको आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ठीक बात है, वो तो देख के पता चल जाएगा भाई। प्लेनर का मतलब क्या होता है कि उसके हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या तो sp2 होना चाहिए। sp2 में ज्योमेट्री उसके अराउंड से किसी भी एलिमेंट का अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अराउंड उसके बॉन्ड्स का अरेंजमेंट एक सिंगल प्लेन में होंगे। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसी एटम का जो बॉन्ड्स होगा और उन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट लीनियर होगा, या फिर ऐसा कह लूँ कि उन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो ऐसे आप लोग चेक करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाता है। आई होप आपको पता होगा। दूसरी कंडीशन, सिर्फ प्लेनर होने से कुछ भी नहीं होता है। आप ये एक क्राइटेरिया है जो कि चेक करेंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। हाँ भाई, मॉलिक्यूल हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, कोई भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। तीसरी कंडीशन ये है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर के हर एक पेरीफेरी वाले एटम, अब साइकिल मॉलिक्यूल है साइक्लिक, तो उसका एक पेरीफेरी होगा। पेरिफेरल पे जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, वो सब का सब कंप्लीट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिखने जा रहा हूं कि देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, there should be complete conjugation at the circumference. There should be complete conjugation at the circumference। अब ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई हैं, उसके बाद चौथी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हम लोग चेक करेंगे, जो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी सवाल आ जाता है, जिसको बोला जाता है हकल रूल। बेसिकली हकल रूल क्या होता है कि जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई हैं, उसके बाद आपको पाई इलेक्ट्रॉन गिनना पड़ेगा। और हकल रूल ये बोलता है कि अगर आप ये सारी कंडीशन चेक कर लिए हैं तो उस मॉलिक्यूल के सरकमफरेंस पे या फिर जो भी रेजोनेंस वाले या कॉन्जुगेशन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उनकी संख्या 4n+2
2 के बराबर होनी चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होनी चाहिए, जिसमें n क्या है, n कैन बी 0 2 1 2 3 4, मतलब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एटसेट्रा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स भी नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू बिठाते जाना, अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन्स की का नंबर आता जाएगा और हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये हकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। और इसी को, ये जो लास्ट वाला लिखा गया है, इसी को बोला जाता है हकल्स रूल। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज हकल्स रूल। तो हम इससे भी सवाल को बहुत ही इजीली ऐसे देख सकते हैं। तो अब फिर से एरोमेटिसिटी टॉपिक पे आते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक कब घोषित करेंगे, जब उसके अंदर ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कोई एक भी नहीं मिस करना चाहिए। चारों के चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक होना मतलब बैक ऑफ द हेड हम लोग ये सोचेंगे, दिस मॉलिक्यूल is way more stable than the molecules which is looking similar to this molecule, similar in the sense number of carbon, दिखने में साइकिल हो पर पाई इलेक्ट्रॉन ना हो या कोई नॉन प्लेनर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है बात? ओके। जब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो टॉपिक है इसमें एरोमेटिसिटी नाम से इस टॉपिक का हम लोग पढ़ाई करते हैं, पर इसमें और भी 2-3 चीज होते हैं। जैसे एरोमेटिसिटी के साथ साथ एक और वर्ड होता है नॉन एरोमेटिक वर्ड भी होता है, और एक एंटी एरोमेटिक वर्ड भी होता है। सवाल में आपके पेपर में ऐसा इन तीनों से पूछा जा सकता है कि किसमें से कौन सा एरोमेटिक है, इसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है, या इसमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिसिटी के लिए आपने ये चारों रूल देख लिया, ठीक है। बेसिकली मैं इनका नाम दे दे रहा हूं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। अगर ये 4 के 4 रूल कोई फॉलो करता है, दैट मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। लेकिन अगर इसमें से कोई एक पहला ही रूल को फॉलो नहीं करता है, अगर पहला ही रूल को फॉलो नहीं करता है, वो नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। डज नॉट फॉलोज सेकंड रूल, वो नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। जैसे हमने चेक करना स्टार्ट किया, हमें देखने में लग गया कि भाई मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइकिल बना हुआ है, छोटा बड़ा कितना भी साइकिल हो सकता है, साइकिल तो मिल गई। पर जैसे ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करने लगे, तो किसी ना किसी एटम का, किसी एक भी एटम का चलेगा, किसी न किसी एटम का या एक से ज्यादा का भी हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की बातें ही की जाती हैं। तो अगर कार्बन के बारे में बात किया जाए तो कार्बन का 3 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है। कौन कौन सा भाई? 2 आपके सामने लिखा हुआ है, sp sp2, और एक और होता है sp3। sp मतलब लीनियर ज्योमेट्री, sp2 मतलब प्लेनर ज्योमेट्री, एंड sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल एक 3D स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, किसी एक भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी नॉन प्लेनर। पूरा होल एंड सोल मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। और उसके बाद आगे की चीजें आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि दैट मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। तो फिर से एरोमेटिसिटी के लिए 1 2 3 4 सारे रूल फॉलो होना चाहिए। नॉन एरोमेटिसिटी के लिए दूसरा नहीं फॉलो होना चाहिए, डज नॉट फॉलो सेकंड रूल। अब बारी आती है एंटी एरोमेटिसिटी की। तो जरा हम लोग एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को एक ही जगह कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनमें काफी सिमिलैरिटी होती है। अगर मैं बोलूं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कितना अंतर होता है, तो आप देख सकते हैं एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में
बेसिकली क्या एरोमेटिक में पहला रूल कि आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक या प्लेनर होना चाहिए। तो चलिए मैं प्लेनर उधर लिखा हूं तो यहां भी प्लेनर लिखता हूं। पहला रूल बोलता है कि प्लेनर होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिक बोलता है कि हाँ भाई हम भी प्लेनर होते हैं, ये भी प्लेनर होते हैं। दूसरा रूल चेक करें तो ये बोला कि साइक्लिक होना चाहिए, ये बोलते हैं कि हम भी साइक्लिक होते हैं। सिमिलरिटी का लेवल देखिएगा। फिर ये बोले कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे अंदर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इनके अंदर भी है। फिर चौथा रूल आया हकल्स रूल, जिसको मैं क्या बोलूंगा कि इट फॉलोज, हकल्स रूल के नाम पे इट फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां जब चेक करने आए तो इन्होंने बोला कि 4n+2 पाई तो नहीं, बल्कि मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और n की वैल्यू यहां पर, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एटसेट्रा। यहां पर n की वैल्यू क्या स्टार्ट होती है 0 1 2 एटसेट्रा। तो बस होल एंड सोल एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में बस इतना ही अंतर है रूल नंबर 4 में, कि अगर चौथे रूल में चौथे स्टेप पे पहुंचे हम लोग और वहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम बोलेंगे दैट मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। और अगर चौथे पॉइंट पे पहुंचे, चौथे रूल पे पहुंचे, वहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर 4n पाई का मल्टीपल है, 4n का मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे कि दैट मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रही बात? तो अब एक और गलतियां करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि सीधे यहीं पे आ जाते हैं कि जो मॉलिक्यूल हकल रूल फॉलो करता है वो एरोमेटिक होगा, जो नहीं फॉलो करता है वो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा। गलत। ऐसा आपको कई बार भ्रम में डालने के लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, जो कि दिखने में लगेगा कि सीधे अगर कोई हकल रूल पे आया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, पर वो नॉन एरोमेटिक होता है। अब नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक का हम लोग पढ़ के पेन एंड पेपर पे क्या ही कर लेंगे। तो पेन एंड पेपर पे उसका एप्लीकेशन आपको मैं समझाता हूं कि अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, और बहुत ज्यादा होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बाकी जो बचा हुआ है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये है हमारे होल एंड सोल अभी तक के लेक्चर का आउटकम, कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका एप्लीकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखने को मिलता है, बाकी के चैप्टर्स में भी देखने को मिलता है कि जिस भी कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा प्रोडक्ट के तौर पे, वो हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन जिस भी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा, जिस भी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा, वो रिएक्शन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे किसी भी रिएक्शन में जिसमें प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा हो, हम लोग उस रिएक्शन को बोलते हैं कि रिएक्शन डज नॉट हैपेंस, रिएक्शन होता ही नहीं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए, इतना अनस्टेबल होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ABCD करके दे दिया जाएगा, और उसमें से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कुछ नॉन एरोमेटिक होगा, कुछ एंटी एरोमेटिक होगा। और ये भी बोला जा सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप समझ लीजिए कितने तरह का क्वेश्चन अभी तक मैं डिस्कस कर लिया। पहला, पहचानना है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा, एनर्जी स्टेबिलिटी के तौर पे बता सकते हैं हम लोग। तीसरा, उसके एप्लीकेशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इन सारे टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन अभी सेलेक्ट किया है इस वीडियो में, और ये अच्छी बात ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2024 के ही हैं, मतलब मोस्ट रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस है। और हर साल एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और हर साल तो छोड़िए, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। 2 तो नहीं कहूंगा मैं, पर फॉर श्योर 1 क्वेश्चन मैंने पाया है हर शिफ्ट में। ठीक बात है, ओके। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जो कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक को क्लासिफाई कर सके और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जो कि बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, बेंजीन।
इसको तो सब लोग जानते होंगे, बेंजीन। तो चलिए चारों रूल चेक करते हैं। इसमें पहला रूल क्या कहता है कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक या प्लेनर, कोई एक। चलो मैं साइक्लिक मान लेता हूं, तो मॉलिक्यूल दिखने में साइक्लिक है। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, प्लेनर भी है क्योंकि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई यहाँ पर आके निकालेगा तो उसका sp2 ही आएगा, और हर एक एटम सरकमफरेंस पे sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, द होल मॉलिक्यूल इज प्लेनर। आपके सारे के सारे एटम कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व होने चाहिए बेंजीन रिंग के। अगर ये बेंजीन रिंग की चेक कर रहे हैं हम लोग तो सारा एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। कौन सा कॉन्जुगेशन भाई? पाई सिग्मा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ये सारे के सारे। ठीक बात। नाउ अब बारी आती है चौथे रूल की, जिसको हम लोग हकल रूल बोलते हैं, चौथा क्राइटेरिया। तो आइए गिन लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि एक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड बनेगा तो हम लोग बोलेंगे पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सिग्मा हो चाहे पाई हो। तो पाई बॉन्ड कितने? 3, तो ऑल टुगेदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम लोग इस एक्सप्रेशन में n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 ला सकते हैं क्या? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखना मतलब ये होता है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आपने मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेट किया है उसको इक्वेट करिए हकल रूल वाले एक्सप्रेशन से। अगर n की वैल्यू कोई आ गई 0 1 2 3 में, तो हमने बोला कि हाँ ये बात सही है कि दिस फॉलोज हकल्स रूल। तो n की वैल्यू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो कि बहुत ही मिनिमल, माने इसमें कोई समझाने वाला बात है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि यस दिस फॉलोज फोर्थ रूल आल्सो, हकल्स रूल आल्सो, दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। समझ में आ रही बात? नाउ आगे बढ़े तो ये मॉलिक्यूल दे दिया गया आपको, साइक्लोप्रोपीन जिसको बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए। अब इससे भी पूछा जाए कि भाई तुम क्या हो, तो बोलेगा मैं साइक्लिक हूं। फिर पूछा जाए प्लेनर के बारे में क्या कहना है, तो ये एटम बोलेगा मैं प्लेनर, sp2 पर ये एटम sp3, और एक भी एटम ये क्राइटेरिया लूज किया तो हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर हो गया तो आगे पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन ये सब चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और सीधे यहीं पर डिसाइड करके घोषित कर देंगे इनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सही बात है। नाउ अगर यहीं पर एक मैं पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैं कार्बोकैटायन भी कह दूंगा, अगर मैं लगा दूं बीच में, अब गिनते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या साइक्लिक हो? यस। क्या प्लेनर हो? यस। sp2 नाउ दिस इज कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 ही होगा। समझ आ रही बात? और कार्बोकैटायन प्लेनर ही होगा। नाउ कंप्लीट कॉन्जुगेशन का भी बारी आता है तो वहां पे ये पास हो जाता है। कैसे? पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल, और इसमें तो कॉन्जुगेशन होता ही है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन का भी है। अब बारी आती है पाई इलेक्ट्रॉन गिनने की। तो देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन के पास सच कोई भी इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन स्पीसी होता है कार्बोकैटायन। तो आई वैल्यू 2, तो 4n + 2 को हम किसी भी n के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स। n = 0 के लिए ये जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी इस एक्सप्रेशन की। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फॉलोज हकल्स रूल आल्सो एंड दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। सिमिलरली अगर आपसे इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए तो ये मॉलिक्यूल चेक करेंगे फिर से ये सारी कंडीशंस कि क्या साइक्लिक हो? बोलेगा हाँ। क्या प्लेनर हो? बोलेगा हाँ। sp2 सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। नाउ आए कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बारे में बात करने तो बोलेगा हाँ भाई पाई सिग्मा अल्टरनेट पाई बॉन्ड से, तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन होगा ही होगा, कंप्लीट सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं। अब हम लोग बारी आई चौथे रूल के पाई इलेक्ट्रॉन गिनने की, तो गिने 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और हम कभी भी 4n + 2 में कोई भी n की वैल्यू रख के 4 नहीं ला सकते। मतलब दिस डज नॉट फॉलोज हकल्स रूल, पहली बात। दूसरी बात तब क्या फॉलो करता है? तो आए क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4n पाई में कुछ रख के हम लोग 4 पाई ला सकते हैं क्या? ऑब्वियसली अगर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये 4 पाई के बराबर हो जाएगा, और इसलिए ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक बोला जाता है।
इसलिए ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। तो ये था बेसिक, एकदम बेसिक डिटेल, जिसके साथ आप लोग ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दूसरे टाइप का सवाल, इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे सवाल। जैसे पहला एप्लीकेशन, जैसे मान लेते हैं कि ये कंपाउंड पूछा जाएगा कि एरोमेटिक है कि नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल एरोमेटिक होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो देखो, अगर किसी को ये डाउट आए कि भाई बाहर वाला क्या सीन है इसका, बाहर वाले के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे, तो बस एक बात याद रखना, जब दो सिस्टम दिए गए हों और उनमें दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं तो होल सिस्टम विल बी एरोमेटिक। अगर एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है तब भी द होल सिस्टम विल बी एरोमेटिक। और अगर एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है देन द होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे हमेशा। जैसे दो रिंग जोड़ दिया गया, उसमें से एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है तो होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। दो रिंग जोड़ दिया गया, एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है, द होल सिस्टम विल बी एरोमेटिक। समझ में आ रही बात? तो अब जैसे ये है, अब बाहर वाला सिस्टम में देख के लग रहा है, पता चल जा रहा है कि भाई यार एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक ये सब यहाँ चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नॉन प्लेनर आई मीन नॉन साइक्लिक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो बाहर वाले को छोड़ दिया जाए तब भी ये एरोमेटिक, तो होल सिस्टम विल बी एरोमेटिक। नाउ अभी चेक करके आए हैं कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अभी चेक करके आए हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंस दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज फर्स्ट कार्बोकेटायन, दिस इज सेकंड कार्बोकेटायन, which कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर ये दोनों कार्बोकेटायन है तो विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देख के लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस करेगा, कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बट द करेक्ट आंसर इज द सेकंड वन, एंड सेकंड वन इज मोर स्टेबल। अब देखो क्यों, अगर ये चार्ज नहीं होता इन दोनों के ऊपर, अगर चार्ज नहीं होता, यहां चार्ज नहीं होता, तो इस सिस्टम में क्या चेंज आता? ये तब भी एरोमेटिक रहता। लेट से CH3 कर दिया मैं, ये तब भी एरोमेटिक है और अब भी एरोमेटिक है। इस पॉजिटिव चार्ज के कार्बोकेटायन के होने ना होने से इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इसका चार्ज हटा दिया जाए, दिस कंपाउंड विल बिकम नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल। तो अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के आ मात्र जाने से दिस कंपाउंड बिकम्स हाईली स्टेबल। दिस कंपाउंड विल पुट एन एनॉर्मस एफर्ट टू कीप दिस पॉजिटिव चार्ज विद इट। पॉजिटिव चार्ज को ये मॉलिक्यूल अपने साथ रखना चाहेगा, खुश है उसके साथ, और चार्ज की खुशी मॉलिक्यूल की खुशी। चार्ज स्टेबल मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने से दिस मॉलिक्यूल बिकम्स एरोमेटिसिटी, दैट इज व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल। समझ में आ रही बात? दैट इज व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबल। तो दिस वाज द रियल एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, पहला। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन ऐसा भी होता है कि एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन से ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बता दो कि कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। कौन से मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है? या फिर मैं और एक बेहतरीन एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? जरा चेक करके बताएंगे। कंपाउंड ए या कंपाउंड बी, किसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? दिस इज ऑल्सो द रियल एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। कैसे कि ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आखिरकार होगा कैसे? जब दो पोल क्रिएट होंगे। अब दो पोल कैसे क्रिएट होंगे? ये बॉन्ड को अगर बैक ऑफ द हेड ये इमेजिन कर लिया जाए, किसी ने इमेजिन कर लिया कि इसको मैं ऐसे तोड़ दिया, तो ये कैसा बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से। यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज। आप चेक करेंगे तो ये 5 मेंबर का रिंग, 2 डबल बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम एरोमेटिक बोला जाएगा। ये भी एरोमेटिक रिंग, ये भी एरोमेटिक रिंग। तो ये हर वक्त ऐसे पोल्स में टूटा हुआ मिलेगा ये वाला बॉन्ड।
हमेशा। लेकिन जरा ऊपर वाले का करो, ऊपर वाले में बहुत करेंगे तो एक रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि एरोमेटिक हो जाएगी, लेकिन बगल में दूसरे रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनना नहीं चाहता है, इसलिए ये डाइपोल क्रिएट होना नहीं चाहेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब जब ये डाइपोल क्रिएट नहीं होगा तो काहे बात का डाइपोल मोमेंट है कि नहीं। तो डाइपोल मोमेंट यहां पर निग्लिजिबल, यहां पर हाईएस्ट इन दोनों में, इसलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ ए, म्यू ऑफ ए विल बी मच मच ग्रेटर देन म्यू ऑफ बी। दिस वाज सेकेंड एग्जांपल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो इस तरीके से हम लोग एरोमेटिसिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। जैसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, द सिंपलेस्ट वन ऑफ एरोमेटिक। तो आइए चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है। तो सरकमफरेंस पे बात करना होता है, सरकमफरेंस दिख रहा, साइकिल है, ये वाले बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सरकमफरेंस, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, सरकमफरेंस पे बात करते हैं। तो देखो सब चेक कर लिए, साइक्लिक है, प्लेनर है क्या, हर एक एटम प्लेनर दिख तो रहा था, लेकिन यहां है नॉन प्लेनर, बस दिस इज नॉन एरोमेटिक। आगे बढ़े, ये रिंग बेंजीन रिंग है, ये तो अपने आप में एरोमेटिक होगा, ये साइक्लिक है ही नहीं, तो ऑल टुगेदर दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। इधर आते हैं तो ये कंपाउंड है 10 एनुलीन। एनुलीन किसको बोलते हैं भाई साहब, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे होते हैं सरकमफरेंस पे पूरा A to Z, उसको हम लोग एनुलीन बोलते हैं। तो जैसे बेंजीन भी एक एनुलीन है, वो उसको 6 एनुलीन बोलते हैं, और साइक्लोब्यूटाडाइइन भी एनुलीन है, उसको 4 एनुलीन बोलते हैं, एटसेट्रा। इसी तरीके से इसको 10 एनुलीन बोलते हैं। और 10 एनुलीन याद रख लेना एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन का रिपल्सन की वजह से रिंग अपनी प्लेनरिटी लॉस कर देती है। ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये रिंग पूरी की पूरी प्लेनर है, बट ये जो इंटरनल हाइड्रोजन है, अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा बनाना और हाइड्रोजन को sp2 के हिसाब से ड्रॉ करना, तो तुम्हें दिखेगा कि हाइड्रोजन आपस में जो स्टेरिक रिपल्सन या वंडरवॉल रिपल्सन की वजह से टकराएंगे और प्लेनरिटी लॉस कर देंगे। तो कम से कम ये एटम तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये एटम नॉन प्लेनर हो जाएगा, इसलिए दिस होल मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो एनुलिन, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये सब एनुलिन का। अब एनुलिन कैसे डिसाइड करते हैं, 6 एनुलिन में बोला 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 एनुलिन बोला जाएगा, उसी तरीके से इसको भी गिन लेंगे। तो भाई 3 2 5 3 8 2 10 4 14, इसको बोल लेंगे 14 एनुलिन, 14 एनुलिन। और 14 एनुलिन में चेक करोगे तो ये मॉलिक्यूल में, अब ये रिंग का साइज बड़ा हो गया तो ये हाइड्रोजन की वजह से कोई भी रिपल्सन क्रिएट नहीं होगा, तो प्लेनरिटी लॉस नहीं होगी। दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एरोमेटिक। मैंने बता दिया है कैसे चेक करना है, आप जाके चेक करेंगे इसको, समझ में आ रही बात। अब आप ऑप्शन पे आते हैं, बी और डी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, द ऑप्शन विच कंटेन्स बी एंड डी विल बी आर ऑप्शन बी एंड डी ओनली। और ये 2024 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्लियर है ये बात। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग ऐसा ही, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। अब देखिए कार्ब एनायन आ गया, अब ये कार्ब एनायन आके चेक करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर भी होगा क्योंकि रेजोनेंस होगा, और जो कार्ब एनायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, तो प्लेनर भी होगा। और फिर कंप्लीट कॉन्जुगेशन, भाई ये दोनों तो है ही है पाई बॉन्ड, ये वाला भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की बारी आई तो कितने पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, 2 तो पाई बॉन्ड में दिख रहे हैं, और एक नेगेटिव चार्ज है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऑल टुगेदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला सारा का सारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, देखे थे हम लोग स्टार्टिंग में, एकदम लास्ट में रहता है। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये ए सबसे लास्ट में होगा, तो एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ये दोनों पहले ही आउट हो गए। बोलो सही है ये बात। उसके बाद अगर हम लोग मोस्ट स्टेबल वाला भी चेक कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखना, इसके बारे में आ जाओ, अब ये आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है, मुझे पता है, मुझे आता है, इसलिए मैं सीधे इसी पे आ गया, मुझे देख के लग गया कि ये वाला एरोमेटिक लग रहा है, मैं सीधे इसी पे आ गया, समझ में आ रही बात। पर आपको स्टेप वाइज करना है, और करते करते करने से होगा।
तो आ गए साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनने की बारी, तो 2 4 और 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाला एरोमेटिक होता है। एंड दिस इज हाईली स्टेबल, दिस इज हाईली स्टेबल। क्यों मैंने हाईली स्टेबल बोला बिना इन दोनों को चेक किए? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकता, तो एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो उन सब से तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो डी सबसे स्टेबल, ए सबसे कम स्टेबल, ऐसा ऑप्शन अगर मिल जाए हमारा काम हो जाए। डी सबसे ज्यादा स्टेबल, ए सबसे कम स्टेबल, यहाँ पर सी सबसे स्टेबल ज्यादा किया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ वी गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत मोस्ट स्टेबल पूछा गया है। आप आएंगे, देखिए sp3 नॉन एरोमेटिक, और ये भी एंटी एरोमेटिक चेक करना होगा, ये भी एंटी एरोमेटिक है, आप चेक करेंगे, पर यही एरोमेटिक हम लोग इसका तो एग्जाम्पल भी लिए थे, इसलिए हमारा आंसर ये है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने आज सक्सेसफुली कवर किया। आप एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आई होप अब गलत नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत कम समय में आपने एरोमेटिसिटी सीखा है, और आई होप एंड आई ट्रस्ट कि आप अब गलत एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।